8th standard, you're welcome in this English class. Today we are going to do warming up questions of this new chapter, The Little River. So let us start with the chit chat questions. We have a question here. You must have been for a family or class picnic to a riverside picnic spot. The meaning of riverside is Nadi ke kinare, and the meaning of picnic spot is Darshani Asthal. With reference to this, you were asked some questions. स्थिति है आप अपने परिवार या क्लास की पिकनिक के रूप में किसी पिकनिक स्पॉट पर गए हैं जो नदी के किनारे स्थित है. अब इस सिचुएशन में with reference to this situation you were asked some questions in which the first question is what did you notice on the banks of the river. आपने वहाँ नदी के किनारे क्या नोटिस किया, क्या देखा. तो आप वहाँ बहुत कुछ देख सकते थे, जैसे कि in the response to this question I can write on the banks of the river we notice some trees, some birds, some domestic animals, river sands, some children who were bathing near the bank and some women who were washing their clothes and utensils. तो यहाँ बहुत कुछ लिख सकते हैं आपने वहाँ क्या देखा. Now see the second question. In which season did you go? Was the river flow gushing or gentle? The meaning of gushing is तीव्रगामी प्रवाह. नदी का प्रवाह जो है कि तीव्रगामी था या जेंटल यानी सौम्यगामी, यानी कि साधारण रूप से अपने स्वाभाविक रूप से नदी बह रही थी. जब आप वहाँ गए तो वह कौन सा सीज़न था, वह कौन सा मौसम था. तो इसका रिस्पॉन्स में हम लिख सकते हैं वी वेन देयर इन द रेनी सीज़न बिकॉज riverside picnic spot become pleasant during the rainy season only. आपने वहाँ क्या देखा. Often we can see that during the rainy season the river flow is gushing, यानी कि तीव्रगामी प्रवाह होता है वर्षा ऋतु में नदियों का. तो इस प्रश्न के रिस्पॉन्स में आप लिख सकते हैं वी और आई वेंट देयर इन द रेनी सीजन एंड आई सॉ द रिवर फ्लो वॉज गशिंग. आइए थर्ड क्वेश्चन पर. डिड यू नोटिस अदर पीपल बाय द रिवर. क्या आपने नदी के किनारे कुछ अन्य लोगों को भी देखा. व्हाट वर दे डूइंग. वे वहाँ क्या कर रहे थे. तो व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. My response is I saw some of the picnickers. पिकनिकर्स यानी होता है जैसे आप वहाँ पिकनिक मनाने गए थे तो इसी प्रकार के अन्य लोग भी वहाँ पिकनिक मनाने आए थे. तो I saw some other picnickers and some other people. Some were enjoying the picnic, some were swimming in the river, some were fishing, and some women were washing clothes by the river. तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारी तरह ही कुछ अन्य लोग भी पिकनिक मनाने आए थे. कुछ अन्य लोग भी थे जो पिकनिक का आनंद ले रहे थे, नदी में तैर रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे, और कुछ नियर बाय विलेज की महिलाएं वहाँ अपने कपड़े और बर्तन भी धो रही थी. तो this is a common scene often we see at the bank of the river.
Okay, come to the next question. What should we do to make sure that rivers do not get polluted? The meaning of polluted is प्रदूषित होना या दूषित होना. नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए आप या हमें क्या करना चाहिए? तो to the response of this question, I can write we should not allow people to wash their clothes and utensils in the river. हमें लोगों को उनके जो है कपड़े और जो है बर्तन जैसे स्वच्छता के कार्यों को वहाँ करने से मना करना चाहिए. और वी शुड बैन डिफेकेशन. डिफेकेशन का मतलब होता है नदी किनारे जो है आसपास के क्षेत्रों में खुले में शौच करने से मना करना चाहिए. एंड थ्रोइंग हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स इन द रिवर. और नदी किनारे स्थित औद्योगिक इकाइयों को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रिवेंट करना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए टू थ्रो देयर वेस्ट्स इन द रिवर. इन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में बहाने से प्रतिबंधित करना चाहिए. तो इस प्रकार के कार्य करके हम नदियों को दूषित होने से बचा सकते हैं. सो दीज आर द डिस्कशन क्वेश्चंस. नाउ लेट अस विजिट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी अ टेबल हियर. आप यहाँ एक टेबल देख सकते हैं. आइए इन प्रश्नों को देखते हैं. फिल अप द टेबल ऑफ सीजन्स इन इंडिया. भारत में पाई जाने वाली ऋतुओं के नाम यहाँ आपको भरने हैं. दिस इज़ टाइम ऑफ द ईयर. This is season. These are Indian seasons and this is their English name. आइए पहले पर चलते हैं. मिड फरवरी टू मिड अप्रैल, यानी कि फरवरी के मध्य से अप्रैल के मध्य तक भारत में वसंत ऋतु होती है. Its English name is spring season. SPRING. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड अप्रैल टू मिड जून. अप्रैल के मध्य से जून के मध्य तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है. GRISHMA. इट्स इंग्लिश नेम इज समर सीजन. नेक्स्ट पर आते हैं. मिड जून टू मिड अगस्त. जून के मध्य से अगस्त के मध्य तक भारत में वर्षा ऋतु होती है. वर्षा यानी जो इस समय चालू है, इस समय शुरुआत हो चुकी है और ये मध्य काल चल रहा है वर्षा ऋतु का. इट्स इंग्लिश नेम इज़ रेनी सीजन. RAINY. रेनी सीजन. नेक्स्ट है मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर, यानी अगस्त के मध्यकाल से अक्टूबर के मध्यकाल तक के वक्त को कहते हैं शरद ऋतु. SHARAD. शरद ऋतु. इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑटम सीजन, यानी पतझड़ का मौसम. फिफ्थ पर आते हैं. मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर, यानी कि अक्टूबर के मध्यकाल से लेकर के दिसंबर के मध्यकाल तक की कालावधि में भारत में हेमंत ऋतु होती है, अर्थात ठंडी की शुरुआत होती है. इन इंग्लिश इट इज़ प्री विंटर, यानी कि सर्दी के ऋतु की शुरुआत. छठा है मिड दिसंबर टू मिड फरवरी, यानी कि दिसंबर के मध्य से फरवरी के मध्य तक भारत में शिशिर ऋतु होती है. SHISHIR. शिशिर ऋतु होती है, जिसे इंग्लिश में विंटर सीजन कहा जाता है. तो आई थिंक सपोज यू अंडरस्टूड दिस टेबल वेरी वेल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here you will find new question B. Okay, match the weather with the season. Match
the weather with seasons. These are seasons and these are weather. ये weather है and these are season, season, season. So let us start. Winter. Winter is cold. Winter is cold. Monsoon. Monsoon is wet. Means rainy season. Spring is pleasant. स्प्रिंग यानी होता है वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु भारत में ऋतुराज कहा जाता है. दिस इज़ प्लीजेंट. बहुत ही आह्लाददायक मौसम है ये. इसके बाद है प्री विंटर. हिंदी में इसे कहते हैं हेमंत ऋतु. और इस दौरान हवाएं तेज़ बहती हैं, अर्थात प्री विंटर इज़ विंडी. प्री विंटर इज़ विंडी. विंडी का मतलब होता है कि तेज़ हवाएं बहना. फिफ्थ है समर. समर यानी होता है ग्रीष्म ऋतु. एज यू नो, वेदर इज़ वेरी हॉट. ऑटम. ऑटम यानी पतझड़. ये पाया जाता है मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर. हिंदी में शरद ऋतु कहते हैं. दिस इज़ कूल. Students, you have to note down all these things in your notebook. So while listening the video or while watching the video, please ready with your notebook and pen and note down everything whatever is explained here in this video or other videos. So let us move to the next question. अगले पेज पर आते हैं हम लोग. यहाँ पर देखते हैं, पोएट्स मेक द पोएम्स म्यूजिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रोज बाय यूजिंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोज और पोएम दोनों में फ़र्क होता है. जो कवि होते हैं वे अपनी पोएम्स को जो है बहुत ही संगीतमय और जो है कि श्रवणीय बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस. उसमें कई अलंकारों का प्रयोग करके उन्हें जो है कि श्रवणीय और जो है कि संगीतमय बनाते हैं. वन ऑफ देम इज़ यूजिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड इन द सेम टाइम. एक ऐसा ही पोएटिक डिवाइस है जिसमें एक ही समय में एक ही जो है ध्वनि से शुरुआत होती है शब्दों की. जैसे कि ब्यूटीफुल बर्ड्स, इन दोनों शब्दों की शुरुआत बी से हो रही है. सैड सॉन्ग, दोनों शब्दों की शुरुआत एस से हो रही है. स्टेपिंग स्टोन, दोनों की शुरुआत एस से हो रही है. सिटी साइट, दोनों की जो है दोनों का साउंड सेम है, स साउंड. नो वन नोज़, इस शब्द का भी साउंड नो जो है एन से चालू है और इस शब्द का भी साउंड एन से चालू है. यानी कि these are the words that begin with the same sound in the same time. एक ही समय में एक ही ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द. और आपको पता होगा इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच का एक प्रकार. दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ ऑलिटरेशन. इसे कहते हैं ऑलिटरेशन. दिस इज़ अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें जो मोस्ट ऑफ द कॉमन जो काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उनको मैं
ठीक से समझाऊंगा। सो फ़िलहाल अभी के लिए हम ये देख लेते हैं ऑलिट्रेशन, जिसमें शब्दों की जो शुरुआत होती है वो सेम साउंड से होती है। आइए देखते हैं। दिस डिवाइस is called alliteration and belongs to set of similar devices named figures of speech. Figures of speech add to the beauty of a poem. This is a very important line. What is the function of figure of speech? The figure of speech add to the beauty of a poem. तो जैसा कि आपको पता है, जो कवि होते हैं वो अपनी कविताओं को सौंदर्य, भाव प्रधान और जो है कि श्रवणीय बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते रहते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीचेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल थिंग फॉर द पोएम्स, फॉर विच आई विल ब्रिंग अ न्यू वीडियो। सो अभी के लिए इतना ही हम सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच का जो टाइप यूज़ हुआ है वो है ऑलिटरेशन। तो ऑलिटरेशन की विशेषता क्या होती है? सेम साउंड एट द सेम टाइम। जो है जैसे ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब, सैड सॉन्ग, स, स्टेपिंग स्टोन, एस, स, सिटी साइट, स, नो वन नोज, नो, न, नोज, न, means same sound. Words that begin with the same sound at the same time. एक ही समय में एक ही ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों को के अंतर्गत जो है कि ऑलिटरेशन पाया जाता है। दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच टाइप। तो इसी में कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, आइए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। लिखा है, नाउ राइट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड। तो इसी तरह के जो है कि कुछ नए आपको जो है कि पेयर्स बनाने हैं वर्ड्स के, दैट बिगिन विद द सेम साउंड, जिनकी शुरुआत जो है सेम साउंड से होती है। जैसे कि यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टॉल ट्री, जैसे टॉल ट्री है, TALL, टॉल, TRE, ट्री, टॉल ट्री। दोनों ही शब्दों की ध्वनि सेम है, साउंड सेम है, ट, टॉल ट्री। दूसरा है लॉयल लेबर, लॉयल, LOYAL, LABOURER, लॉयल, लेबरर। तो दोनों ही सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं, ल, लॉयल, लेबरर। थर्ड है हाई हील्स, हाई हील्स। तो HH साउंड सेम है, हाई हिल्स। इसके बाद है अंकल्स अम्ब्रेला, अंकल्स अम्ब्रेला, अंकल्स अम्ब्रेला। आप देख सकते हैं दोनों ही शब्दों का जो साउंड है वो है, अंकल्स अम्ब्रेला। तो These are some of the pairs of words that begin with the same sound. ये कुछ ऐसे शब्द युग्म हैं जिनकी शुरुआत जो है सेम साउंड से हो रही है। So we can see here alliteration, which is a type of figure of speech. आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बी पर आते हैं। बी में है poets also make use of words that resemble a sound. The words are, for example, bang, bang, swish, beep, roar, tweet, etc. Such words are called onomatopoeic words. If they occur in the same line of a poem, the figure of speech in that line is called as onomatopoeia.
ओनोमेटोपिया ये भी एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें साउंड वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स दैट रिजेंबल अ साउंड, जो किसी ध्वनि का प्रतीत कराते हैं। जिन शब्दों से किसी ध्वनि का जो है कि कोई ध्वनि प्रतीत होती है, वहाँ ओनोमेटोपिया होता है। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं दिया गया एग्जाम्पल्स वगैरह। ओनोमेटोपिया के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। ऑलिट्रेशन, सिमिली, ओनोमेटोपिया और जो है कि मेटाफर वगैरह जो भी हैं, उन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। वीडियो लंबा बन रहा है, अपलोड होने में परेशानी होती है, सो थोड़ा फास्ट करते हैं। आइए, दिस इज़ ओके, प्ले अ गेम, सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 5 minutes using letters from the word onomatopoeia. This is the word onomatopoeia. Make as many 4, 5, 6 letter words that write them down. The one who makes maximum number of words within the time limit is the winner. ये वर्ड गेम है, ये वर्ड गेम है। ये जो मूल शब्द देख रहे हैं आप लोग, ओनोमेटोपिया, इसकी स्पेलिंग्स का यूज़ करके आपको जो है कि 4, 5 या 6 जो है अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स बनाने हैं। और जो उसकी टाइम लिमिट है 5 मिनट, इस 5 मिनट में जो सबसे अधिक शब्द बना लेगा ओनोमेटोपिया के स्पेलिंग्स को लेकर के, विल बी द विनर। तो मैं यहाँ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बना सकता हूँ PORTION, पोषण, इसी में है पोषण। इसके बाद है जो है कि ओपन, OPEN, ओपन। उसके बाद है पोएट, POET, पोएट। इसके बाद है नोट, NOTE, नोट। इसके बाद है पोटैटो, POTATO, पोटैटो। एक और वेजिटेबल का नाम मिल जाएगा, ओनियन, ONION। दिस इज़ अनियन, नॉट ओनियन, दिस इज़ अनियन। सो वी कैन फाइंड मैनी वर्ड्स। तो जो है कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएगा विद इन 5 minutes लिमिट विल बी द विनर। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद देखते हैं, अब आगे समाप्त हो चुका है आपका ये वार्मिंग अप। अगले वीडियो में मैं आपके लिए वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी से संबंधित प्रश्न लेकर जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।